Hello, good evening, student. So, I'm with the next chapter, that is AC circuits. तो बहुत ज़्यादा घबराहट है स्टूडेंट्स के मन में इस चैप्टर को लेकर। और जैसा कि कुछ लोगों ने रिक्वेस्ट किया कि सर इसके न्यूमेरिकल भी आप क्वेश्चन बैंक में ही बता देना, कोशिश मैं करता हूँ कि सारे न्यूमेरिकल मैं आपको यहीं पे सॉल्व करवा दूँ। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, ठीक है, तो पेशेंस रखना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो लेट अस स्टार्ट। एज यू कैन सी, 4 मार्क का इसका कंपलसरी वेटेज है और मार्क्स विद ऑप्शन 6 है। अगर ये लॉन्ग आंसर टाइप में मिलता है तो प्रोबेबली वहां पे आपको एक थ्योरी क्वेश्चन मिलेगा देखने के लिए। पहला क्वेश्चन है मैं थोड़ा सा टाइम लेता हूँ, वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, लेकिन आपको सारे न्यूमेरिकल में सॉल्व करवा देता हूँ यहीं पर, ठीक है। व्हाट इज एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट ओवर हाफ साइकिल एंड फुल साइकिल? तो देखिए इसका जो आंसर है, जो हाफ साइकिल है, पहले फुल साइकिल का बता देता हूँ। जो फुल साइकिल होती है, फुल साइकिल के लिए जो वैल्यू है करंट की, तो एवरेज करंट यहाँ पे आ जाता है 0। फुल साइकिल के लिए जो करंट है वो 0 होता है। कौन सा करंट है लेकिन? नॉर्मल करंट की बात हम नहीं कर रहे, वी आर टॉकिंग अबाउट द अल्टरनेटिंग करंट, ओके। और जो सेकंड है कि हाफ साइकिल के लिए करंट की वैल्यू कितनी होती है, सो लेट मी राइट फॉर हाफ साइकिल। तो एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, एसी की बात कर रहे हैं हम, अल्टरनेटिंग करंट की बात कर रहे हैं, ये वैल्यू होती है आई थिंक 2I/पाई, ठीक है। सो ये 2I/पाई होती है, जहां पे आई जो है ना, ये वाला आई, ये पीक वैल्यू ऑफ करंट है, ठीक है। सो 2/पाई इट कम्स टू बी 0.637 टाइम्स पीक वैल्यू ऑफ करंट। पीक वैल्यू ऑफ करंट क्या होता है? इट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट, ठीक है। एसी का, एसी की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है करंट की, वो उसको ही हम पीक वैल्यू बोलते हैं, ठीक है। सो ये था आंसर इस क्वेश्चन का, फर्स्ट का। नाउ कम टू द सेकंड वन, दैट इज डिफाइन आरएमएस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ। तो देखिए आरएमएस वैल्यू जो होती है अल्टरनेटिंग ईएमएफ की, इसका फॉर्मूला तो है कि ये जो ई आर एम एस, ऐसे लिखते हैं इसको, ई आर एम एस, एंड इट इज रिटर्न इज E0/√2। लेकिन सिर्फ फॉर्मूला लिखने से काम नहीं चलेगा यहाँ पर। जैसे कि अगर मैं मान लो, मैं थोड़ा शॉर्टकट में समझा देता हूँ। एक रजिस्टर में लेता हूँ यहाँ पर, और यहाँ पे एक डीसी सोर्स अप्लाई करता हूँ। देखिए आपकी रिक्वेस्ट पर ही मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा हूँ ये सारी चीजें, अदरवाइज वीडियो शॉर्ट भी हो सकता था। लेकिन ये चैप्टर आपका ऑलमोस्ट प्रिपेयर हो जाएगा इस वीडियो को देखने के बाद, और क्वेश्चन भी प्रिपेयर हो जाएंगे। तो दो सर्किट मैंने लिए, एक में सोर्स डीसी सोर्स है और एक में एसी सोर्स है। सेम रजिस्टर की वैल्यू मैंने यहाँ पे ली है, और सेम टाइम के लिए मैं एसी और डीसी दोनों को यहाँ से पास करने वाला हूँ, सेम टाइम के लिए। तो हम क्या डिफाइन करेंगे कि व्हाट इज आरएमएस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ? तो इट इज डिफाइंड एट, इट इज दैट वैल्यू ऑफ डीसी ईएमएफ which when applied across a resistor for a given interval of time produces a same heating effect, दोनों में सेम हीटिंग इफेक्ट एज दैट प्रोड्यूस बाय एसी व्हेन अप्लाइड अक्रॉस द सेम रजिस्टर फॉर द सेम इंटरवल ऑफ टाइम। दिस इज हाउ वी डिफाइन अल्टरनेटिंग ईएमएफ, ठीक है। थोड़ा सा कंफ्यूजन है इस डेफिनेशन में, आई अंडरस्टैंड। सेम टाइम के लिए सेम रजिस्टर में आपने एसी को अप्लाई किया, तो वो वही हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करता है जो डीसी करता है। तो इसीलिए हमने बोला कि, और एसी को हम इसलिए नहीं मेजर कर सकते क्योंकि ये ऑल्टरनेटिंग है, तो ऑल्टरनेटिंग है तो फिर हमने इसको जस्ट कंपेयर कर दिया डीसी के साथ। डीसी के साथ कंपेयर करके हमने देख लिया कि कितना सेम हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करने के लिए कितना वोल्टेज लगता है। 2 वोल्ट डीसी को लगता है, तो हम यहाँ पे इसकी रेंज लिख देते हैं 0.0 से 2 वोल्ट की, है ना। इस तरीके से रेंज डिफाइन कर देते हैं। RMS value of current is defined as, again I'm writing, it is that value of DC current
which when passing through a resistor for a given interval of time produces the same heating effect as that produced by AC when applied across the same resistor for the same interval of time. इस तरीके से हम डिफाइन करते हैं, नोट्स में लिखी है डेफिनेशन, और ये आ जाएगी, इसका जो वैल्यू होता है आई आर एम एस का ये होता है आई नॉट अपॉन रूट टू। बहुत फेमस फॉर्मूले है, दोनों भी है। ई आर एम एस इज ई नॉट बाई रूट टू और आई आर एम एस आई नॉट बाई रूट टू। बहुत ज्यादा फेमस फॉर्मूले है ये, ठीक है। न्यूमेरिकल भी आते हैं और शायद यहाँ पे जो न्यूमेरिकल है उसमें भी इसका यूज हुआ ही है, ठीक है। डिफाइन पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ। तो पीक वैल्यू जो होती है इट इज द मैग्नीट्यूड, इसको हम ऐसे डिफाइन करते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एसी ईएमएफ, ठीक है। मैग्नीट्यूड ऑफ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एसी ईएमएफ इज कॉल्ड पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ। एंड सिमिलरली इसको भी डिफाइन करेंगे, व्हाट इज पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। मैग्नीट्यूड, मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, आपको पूरा कंप्लीट लिखना है। मैग्नीट्यूड ऑफ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एसी करंट, है ना। जो मैक्सिमम वैल्यू होती है, मैग्नीट्यूड ऑफ मैक्सिमम वैल्यू जो होती है एसी करंट की, वही होती है पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ। यहाँ पे दोनों जगह ईएमएफ हो गया, यहाँ पे एक जगह पे करंट है, ठीक है, इसको करेक्ट कर लेना। एक जगह करंट है और एक जगह ईएमएफ है। पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ एंड पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है। सो लेट्स मूव टूवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब है यहाँ पे एक न्यूमेरिकल, फाइंड द टाइम रिक्वायर्ड। मैं थोड़ा एडजस्ट करता हूँ स्क्रीन को, हाँ ठीक है। सो क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, फाइंड द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 50 हर्ट्ज अल्टरनेटिंग करंट। क्वेश्चन नंबर 4 हम करें, ठीक है। 50 हर्ट्ज अल्टरनेटिंग करंट टू चेंज इट्स वैल्यू फ्रॉम 0 टू आरएमएस वैल्यू। हमारे पास करंट है जिसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है। हमको पूछा है ये करंट कितने टाइम में अपनी वैल्यू को 0 से आरएमएस वैल्यू में कन्वर्ट करेगा, ठीक है। सो लेट अस सॉल्व दिस। सो सबसे पहले तो आप डेटा को यहाँ पे नोट डाउन कर लो कि डेटा आपको क्या क्या गिवन है, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कलेक्ट द डेटा। तो फ्रीक्वेंसी हमको दिया है यहाँ पे 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी, और हमको पूछा है कि कितने टाइम के बाद ये 0 से आरएमएस वैल्यू होगी, ठीक है। सो लेट मी राइट द सॉल्यूशन, ठीक है। सो इफ यू रिमेंबर, जस्ट अ सेकेंड, इफ यू रिमेंबर, यहाँ पे पहला फॉर्मूला जो मैं यूज करूंगा वो आईआरएमएस वैल्यू करेगा। सो आईआरएमएस क्या होता है, ये होता है आई नॉट बाय रूट टू, ठीक है। और दूसरा फॉर्मूला ये है कि जो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू होती है करंट की, आप इसको निकालते ही हो। आईआरएमएस ये होता है ई, सॉरी नॉट ई, आई इज आई नॉट साइन ओमेगा टी, है ना। ये है आरएमएस करंट का फॉर्मूला। चाहे आरएमएस एसी में लिखा हो या ना लिखा हो, जो करंट की आप बात करते हो वो आरएमएस करंट ही होता है। आरएमएस होता है और एक पीक होता है, तो ही करंट की आप बात करते हो यहाँ पर, ठीक है। सो with the help of equation number 1 can I write, since I know that IRMS is equals to I naught by रूट 2, ठीक है। सो IRMS कितना होता है, तो इक्वेशन 2 से मैं लिख लेता हूँ IRMS की वैल्यू। सो ये होता है I नॉट साइन ओमेगा टी, इट इज इक्वल्स टू आई नॉट बाय रूट टू, ठीक है। दोनों साइड आई नॉट से आई नॉट कैंसल आउट हो गए यहाँ पर, और साइन ओमेगा टी बचा है, तो इसको मैं लिखता हूँ साइन ओमेगा की, जो ओमेगा है वो कितना होता है 2 पाई एफ, ऐसे लिखते हैं ओमेगा को, इंटू टी इज इक्वल्स टू 1/रूट 2, ठीक है। सो नाउ लेट अस सॉल्व इट फर्दर। तो ये हो जाएगा
2 पाई एफ इंटू टी, और साइन को आरएचएस में शिफ्ट कर देंगे, इट विल बिकम साइन इनवर्स ऑफ 1/√2. सो नाउ दैट्स इट, यू सॉल्व दिस. यहाँ से टी कैलकुलेट करना है, 2 पाई एफ को भी मैं शिफ्ट करता हूँ, और साइन इनवर्स ऑफ 1/√2 ये होता है π/4. तो देयर फोर फाइनली आ जाएगा π/4. तो यहाँ पे ऑलरेडी आएगा ही, और इसके साथ ही साथ यहाँ पे आएगा 2 पाई और एफ. और एफ कितना है, तो एफ दिया है यहाँ पे, फ्रीक्वेंसी कितनी है, 50 हर्ट्ज है. ठीक है. सो दिस पाई एंड पाई गेट कैंसल, एंड फाइनली वी हैव विथ अस 1/400, है ना, 1/400. एंड दिस 1/400 को जब आप सॉल्व करोगे, दिस कम्स टू बी 2.5 मिली सेकेंड्स. मैंने डायरेक्टली मिली सेकेंड्स में इसको सॉल्व कर लिया है. ठीक है, थोड़ा मैं फास्ट ही सॉल्व करता हूँ, डोंट वरी. तो ये है क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 भी एक न्यूमेरिकल है. एन इफेक्टिव करंट इन 50 cycle AC circuit is 5 ampere. What is the peak value of current? What is the current in 1/600 second? ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा सा फास्ट ही सॉल्व कर देता हूं. ओके, सो लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन. अगेन आई विल राइट द डेटा फर्स्ट. जो डेटा है पहले आप उसको नोट डाउन कर लो. ठीक है, सो डेटा यहाँ पे अगेन फ्रीक्वेंसी मेंशन है, 50 हर्ट्ज इज फ्रीक्वेंसी. उसके बाद हमको दिया है आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट. ऑब्वियस बात है, एसी करंट दिया है, मतलब ये आरएमएस वैल्यू है 5 एम्पियर. और हमको पूछा है कि 1/600 सेकेंड के बाद जो वैल्यू है करंट की वो कितनी होगी. आई थिंक आरएमएस वैल्यू ही पूछा है ना. हाँ, पूछा तो आरएमएस ही होगा, नो डाउट. ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट द सॉल्यूशन. सो पहला हमको पूछा था फाइंड आउट द पीक करंट, तो पहले निकाल लेते हैं पीक करंट की वैल्यू. सो जो पीक करंट है, पीक करंट आ जाएगा यहाँ से आई नॉट, कितना होता है, IRMS इंटू √2. डायरेक्टली लिख दिया मैंने. अरे फॉर्मूला देखा ना अपने, IRMS क्या होता है, व्हाट इज IRMS? IRMS इज I0/√2, है ना. इसलिए I0 इज IRMS इंटू √2 मैंने लिख दिया यहाँ पे. ये हो जाएगा 5 एम्पियर इंटू √2. सो √2 होता है 1.414, और 1.414 को जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये 7.07 एम्पियर आंसर आ जाएगा. ठीक है, ये तो आपका फर्स्ट का आंसर. नाउ लेट मी सॉल्व फॉर सेकेंड वन. हमको पूछा था कि 1/600 सेकेंड के बाद कितना करंट होगा. तो हमको पता है IRMS करंट कितना होता है, ये होता है आई, अब मैं RMS वैल्यू लिख नहीं रहा हूँ वहाँ पर, साइन ओमेगा टी. ठीक है, सो I इज इक्वल्स टू, पीक वैल्यू तो आपने निकाली है 7.07 इंटू साइन ओमेगा क्या होता है 2 पाई एफ, और टाइम देकर रखा है 1/600 सेकेंड. जस्ट वैल्यूज रखते हुए चलते हैं अभी. 7.07 इंटू साइन, नाउ 2 इंटू 3.14 इंटू फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज अपॉन 1/600. ठीक है, इस तरीके से ये कुछ वैल्यू आएगी. और फाइनली इसको सॉल्व कर लेना. अभी ब्रैकेट जब आप सॉल्व करोगे ना, अब मैं सॉल्व करके नहीं बताता हूँ बिकॉज वीडियो की लेंथ बड़ी हो जाएगी नहीं तो बहुत ज्यादा. ये आएगा आंसर π/6. ठीक है, साइन π/6, और साइन π/6 यू नो वेरी वेल कि ये 1/2 होता है. तो फाइनली ये साइन π/6 1/2, और करंट आ जाएगा यहाँ पे सॉल्व करने के बाद 3.535 एम्पियर. ठीक है, कैलकुलेशन आपको चेक करने हैं. तो ये आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 5 का. कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन है अभी के रिएक्टेंस क्या होता है. देखिए, रिएक्टेंस सिंपल सी चीज है. इट इज द अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट बाय आइदर बाय इंडक्टर और कैपेसिटर. चाहे इंडक्टर करे या कैपेसिटर करे. ठीक है,
दोनों में से कोई भी जो फ्लो ऑफ करंट को अपोज करेगा एसी करंट को, उसको हम क्या बोलते हैं कि वो रिएक्टेंस है, या दोनों का कंबाइन जो है वो भी रिएक्टेंस ही होता है। जनरली हम कंबाइन ही मान के चलते हैं कि अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट बाय इंडक्टर एंड कैपेसिटर, ये रिएक्टेंस होता है। व्हाट इज इंडक्टिव रिएक्टेंस? सो अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ एसी करंट बाय इंडक्टर ओनली, सिर्फ इंडक्टर अगर अपोजिशन कर रहा है तो हम उसको इंडक्टिव रिएक्टेंस बोलते हैं। फॉर्मूला होता है एक्सएल, जो कि बराबर होता है ओमेगा एल के, और ओमेगा किसके बराबर होता है? 2 पाई एफ के, 2 पाई एफ एल। ठीक है। Capacitive reactance is nothing but it is the opposition to the flow of current by capacitor only, और ये होता है 1 upon omega c। ठीक है। and you can write 1 upon 2 pi f into c, ओमेगा की वैल्यू रखने पर। impedance is the opposition to the flow of current by resistor, capacitor and inductor, तीनों भी अपोज करेंगे मिलकर, वो होता है impedance। z इज इक्वल्स टू, और फॉर्मूला आता है इसका, z इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्स सी ब्रैकेट स्क्वायर, ये होता है इम्पिडेंस का फॉर्मूला। रजिस्टर, कैपेसिटर और इम्पिडेंस, सॉरी, रजिस्टर, कैपेसिटर और इंडक्टर तीनों मिलके कर रहे हैं वो इम्पिडेंस होता है। सिर्फ कैपेसिटर कर रहा है कैपेसिटिव रिएक्टेंस, सिर्फ इंडक्टर कर रहा है इंडक्टिव रिएक्टेंस, इंडक्टर और कैपेसिटर मिलकर कर रहे हैं वो रिएक्टेंस होता है। फेजर डायग्राम क्या होती है? सो रोटेटिंग वेक्टर्स रिप्रेजेंटिंग द वेरिएबल क्वांटिटी, है ना, जो रोटेटिंग वेक्टर्स है, इफ दे आर रिप्रेजेंटिंग द क्वांटिटी विच इज वेरिंग विद द साइन, और या साइनसॉइडली अगर वो वेरी कर रहा है, तो उस टाइप की जो डायग्राम होती है वो फेजर डायग्राम होती है। इसको आप रीड कर लेना। रोटेटिंग वेक्टर्स होते हैं जो साइन के साथ बदलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, एन ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज इज गिवन बाय 6 साइन 3 140 फाइंड। ये क्वेश्चन आ चुका है मार्च में। सो इसका सॉल्यूशन मैं नहीं करवाता, इसका सॉल्यूशन आपने देख लेना। ठीक है। ये मार्च 2023 में ये क्वेश्चन आ गया है ऑलरेडी। कुछ भी नहीं करना है, जस्ट आपको कंपैरिजन ही करना है। यहां से स्टार्ट होता है मेजर सेक्शन गाइस, यहां से मेजर सेक्शन देखिए, ये इंपॉर्टेंट सारे के सारे क्वेश्चन है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 25 को आप देखिए, एक 25 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर है, 0.1 हेनरी इंडक्टर है, 25 ओम का रजिस्टर है। They are connected in series with an AC source whose EMF is given by, उसका EMF की इक्वेशन भी दिया है, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी, रिएक्टेंस, इम्पिडेंस, बहुत सारी चीजें पूछी है। मैं इसको सॉल्व करके आपको बताता हूँ। ठीक है। सो लेट अस स्टार्ट द सॉल्यूशन। थोड़ा सा लेंथी सॉल्यूशन होगा इसका। क्वेश्चन भी 3 मार्क के लिए, मतलब मैंने सारी ही चीजें कवर कर दी है। क्वेश्चन कैसे भी आए या वो कुछ भी पूछे, तो आपको पता होना चाहिए आंसर। ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू कलेक्ट द डेटा। सो यहाँ पे जो डेटा दिया था, आई थिंक वो देखिए, कैपेसिटर दिया है 25 माइक्रोफेरेड का। तो ये एसआई यूनिट नहीं है, इसको पहले एसआई यूनिट में आप कन्वर्ट कर लो। फेरेड एसआई यूनिट होता है, 10⁻⁻6 फेरेड। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे दिया है इंडक्टर, जो कि दिया है 0.10 हेनरी, तो 0.1 हेनरी ये एसआई यूनिट में ही है। रजिस्टर देकर रखा है 25 ओहम। ठीक है। और इक्वेशन ऑफ ईएमएफ हमको देकर रखा है यहाँ पे। इक्वेशन ऑफ ईएमएफ है 314 इंटू साइन ऑफ 314t, इतने वोल्ट ईएमएफ है। हमको पूछा है कि फ्रीक्वेंसी क्या होगी, रिएक्टेंस क्या होगा, इंपिडेंस क्या होगा, बहुत सारी क्वेश्चन पूछा है, वन बाय वन सॉल्व करते हैं। सबसे पहला पूछा है फ्रीक्वेंसी क्या होगी। सो फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए मैं जो ये इक्वेशन है, जो ईएमएफ की इक्वेशन है, इसको ओरिजिनल इक्वेशन के साथ कंपेयर कर लेता हूँ। ठीक है। सो ओरिजिनल इक्वेशन क्या होगी, E इज इक्वल्स टू ई नॉट इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी, है ना। ये ओरिजिनल इक्वेशन है। अब यहाँ पे देखिए, ओमेगा टी की बजाय यहाँ पे क्या है, 314t है, क्वेश्चन में दिया है हमको। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 आई कैन राइट कि ओमेगा टी की बजाय यहाँ पे दिया है 3। सिर्फ कंपेयर करना है, बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं बाय द वे इसी के। दोनों ओमेगा टी 314t, टी से टी कैंसल, ओमेगा क्या होता है 2 पाई एफ विच इज इक्वल्स टू 314, और फ्रीक्वेंसी कितनी आ जाएगी 314 डिवाइडेड बाय 2 पाई। अब इसको सॉल्व कर लो आप।
ठीक है, जैसे 314 को अगर आपने 3.14 लिखा तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाय 100। ऐसा क्यों किया बताता हूं मैं, डिवाइडेड बाय 2 पाई। 314 और पाई की वैल्यू भी तो 314 होती है, 3.14, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे और 100/2 कितना हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी आ जाएगी 50 हर्ट्स। ठीक है, सिंपल था, फाइन। अगला वाला जो पार्ट है वो हमको पूछ रहा है कि फ्रीक्वेंसी होगी, रिएक्टेंस कितना होगा। तो मैंने अभी अभी आपको बताया कि रिएक्टेंस होता क्या है, तो रिएक्टेंस का फॉर्मूला जस्ट आप देखो यहाँ पे। तो जो रिएक्टेंस है, रिएक्टेंस विल बी इक्वल्स टू, यहाँ पे आप जो है ओमेगा, मतलब यहाँ पे जो हम लेंगे ना, ये है कैपेसिटिव रिएक्टेंस माइनस, सॉरी इंडक्टिव रिएक्टेंस माइनस कैपेसिटिव रिएक्टेंस, ये हो जाएगा रिएक्टेंस। ठीक है, तो मॉड में ले रहा हूँ मैं, मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करूंगा, ओमेगा एल, और ये एक्स सी कितना हो जाएगा, 1/ओमेगा सी। देन यू विल राइट के ओमेगा कितना होता है, 2 पाई एफ इंटू एल माइनस 1/2 पाई एफ इंटू सी। अब देखिए सारी चीजें आपके पास, 2 पाई, पाई की वैल्यू 3.14, एफ है, फ्रीक्वेंसी कितना है आपने निकाला 50 हर्ट्स, यहाँ पे निकाला है, एल है आपके पास 0.1, ये सारी वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देना, आपको आंसर मिल जाएगा। ये आंसर रिएक्टेंस का आपके पास आएगा 96 ओम। जस्ट वैल्यू सब्सटीट्यूट करना है और आपको करना है कैलकुलेशन, तो रिएक्टेंस आ गया 96 ओम। ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। सो नेक्स्ट पार्ट में हमको पूछा है कि इम्पिडेंस कितना होगा सर्किट में। लेट मी कैलकुलेट द इम्पिडेंस ऑफ द सर्किट। ठीक है, इम्पिडेंस, और इम्पिडेंस का फॉर्मूला होता है Z इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी ब्रैकेट का स्क्वायर। ठीक है, अब ये एक्सएल माइनस एक्सी का मैग्नीट्यूड तो ऑलरेडी आपने निकाल कर ही रखा है 96। यहाँ पर देखा जाए तो ये वाला जो पार्ट है ये रिएक्टेंस ही तो है, तो दोनों साइड का स्क्वायर मैं कर लेता हूँ यहाँ पे, ये हो जाएगा जेड स्क्वायर इज आर स्क्वायर, आर कितना है 25, 25 का स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी यहाँ पे निकाला है आपने 96 का स्क्वायर। दैट्स इट, सॉल्व दिस इक्वेशन, यू विल गेट, इसको आप सॉल्व कर लेना, जेड स्क्वायर ये आएगा आई थिंक 9841 के आसपास, 9841, और जब इसका स्क्वायर रूट हटा के आप लिखोगे तो ये आ जाएगा 9841, और फाइनली दिस कम्स टू बी 99.2 ओहम। ये आ गया इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट। उसके बाद जो पूछा है वो पूछा है कि सर्किट में करंट कितना होगा। सो लेट मी कैलकुलेट द करंट इन द सर्किट। अगला जो पार्ट है वो है करंट कितना होगा सर्किट में। सो लेट अस कैलकुलेट द करंट। सो करंट देखिए, सबसे पहले तो आपके पास फॉर्मूला है पीक वैल्यू का। सो ये पीक वैल्यू कितनी हो जाएगी, ई नॉट इज इक्वल्स टू ई नॉट बाई जेड, है ना। जेड बोले तो इम्पिडेंस है सर्किट में, इम्पिडेंस वही तो अपोजिशन है, ई इज इक्वल्स टू आई आर, वहां से यूज किया है मैंने। सो ई कितना है गिवन 3110, देखो सॉरी ई नॉट, ये है ई नॉट यहाँ पे, ई नॉट ये पीक वैल्यू ऑफ ईएमएफ दिया है 314 और जेड आपने अभी अभी निकाला है 99.2। इसको सॉल्व कर लो, यू विल गेट आंसर है 2.21 एम्पियर। थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत है, दैट्स इट। लास्ट में पूछा है फेज कितना होगा, तो फेज के लिए पावर फैक्टर का कॉन्सेप्ट यूज कर लो। पावर फैक्टर कितना होता है, cos फाई इज इक्वल्स टू आर अपॉन जेड। आर की वैल्यू कितनी आई है, आर 25 दिया है, जेड कितना आया है 99.2। ठीक है, इन दोनों को सॉल्व करने पर ये आता है 0.2520 ये आता है कॉस फाई। ठीक है, तो फाई कितना हो जाएगा, ये फाई ही तो फेज है, ये हो जाएगा कॉस इनवर्स ऑफ 0.2520, एंड द फाइनल आंसर यू विल गेट एज दिस कम्स टू बी 75.4 डिग्री। ठीक है, या 75 डिग्री 4 मिनट, ऐसे कुछ करके आंसर आएगा। और रेडियन में आप निकालोगे ना तो यू नो द प्रोसेस हाउ टू कन्वर्ट इट इनटू रेडियन, 1.316 रेडियन ये आंसर आता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसको प्लीज प्रिपेयर करके जाओ, और इस टाइप के जितने भी सारे क्वेश्चन मिलते हैं ना वो सारे के सारे आप सॉल्व करके जाओ। सो लेट मी कम टू द नेक्स्ट पार्ट।
प्लीज ये चैप्टर करके जाओ आपको मिलेगा यहाँ से क्वेश्चन। ये है एक्सप्लेन थ्योरी ऑफ एन एसी सर्किट विद रजिस्टर। प्योरली रजिस्टिव सर्किट है, एक सर्किट पे जस्ट प्योरली रजिस्टिव सर्किट लगा है, तो हमको पूछ रहा है कि इसमें वैल्यू ऑफ, अब एसी ईएमएफ लगाया तो ई इज ई नॉट साइन ओमेगा टी है, तो करंट कितना आ जाएगा? करंट जब आप डिराइव करते हो तो ये आता है आई इज आई नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, तो दोनों इक्वेशन बिल्कुल सेम है, तो हमको यही बोल रहा है कि दोनों को शो करो कि ये दोनों फेज में है। तो ये दोनों इक्वेशन, एक इक्वेशन तो आपको पता ही होती है, एक डिराइव करते हो आप, आई इज आई नॉट साइन ओमेगा टी, और जब इसका एक ग्राफ ड्रॉ करते हो, ठीक है, वो ग्राफ को ध्यान से देखना, उस ग्राफ में आपको समझ में आता है कि दोनों फेज में ही है। वैसे इक्वेशन देखकर भी समझ में आ रहा है कि इक्वेशन सेम है, तो ईएमएफ और करंट फेज में है। ठीक है, ये आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। एवरेज पावर डिसिपेटेड इन प्योरली रेजिस्टिव सर्किट, इसका फॉर्मूला आपको ये इक्वेशन डिराइव करना है कि जो एवरेज पावर होता है डिसिपेटेड वो होता है ई आर एम एस इंटू आई आर एम एस। ठीक है, ये डेरिवेशन भी आपको प्रैक्टिस ही करना पड़ेगा। ठीक है, आई थिंक अगर ये रिकॉर्डेड वीडियो चैनल पे होगा मेरे, तो मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, याद से डिस्क्रिप्शन को आप चेक करते हुए चलो, सारी चीजें मैं वहीं पे अपलोड कर रहा हूँ। 12 और 13 नंबर का जो क्वेश्चन है, सीरीज एलसीआर एंड पैरेलल एलसीआर, पैरेलल रेजोनेंट सर्किट, इसके रिकॉर्डेड वीडियोज है, शॉर्ट वीडियोस शॉर्टकट में मैंने बनाकर डाले हैं। प्लीज डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करो, मैं वहां पे लिंक डाल रहा हूँ 12 और 13 नंबर की। मतलब पूरा चैप्टर मैंने पढ़ा ही दिया यार शॉर्टकट में, ये पूरा चैप्टर ही पढ़ा दिया मैंने शॉर्टकट में। ठीक है, और लास्ट में फिर ये आया एक न्यूमेरिकल, फिर से एक न्यूमेरिकल है, तो चलो करवा ही देता हूँ, सारे न्यूमेरिकल तो करवा ही दिया मैंने, ये भी थोड़ा सा हेल्प मैं कर देता हूँ। बहुत आसान सा न्यूमेरिकल है, बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल है। क्वेश्चन मैंने रीड नहीं किया, डेटा मैंने ऑलरेडी निकाल के रखा है, आप रीड कर लेना क्वेश्चन को, मैं डायरेक्ट सॉल्यूशन बता रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे हमको इंडक्टर दिया है विच इज 100 मिली हेनरी। ठीक है, तो मिली हेनरी से इसको हेनरी में अपने कन्वर्ट कर लेना, और रजिस्टर है 25 माइक्रोफैरड, और साथ ही साथ रजिस्टर भी देकर रखा है कितना, 15 ओहम। ठीक है, पहला क्वेश्चन हमको पूछा था कि फाइंड आउट एट रेजोनेंस, क्या था क्वेश्चन, जस्ट मी चेक, क्वेश्चन मुझे रीड करना पड़ेगा शायद, हाँ। कैलकुलेट द इम्पिडेंस ऑफ सर्किट एट रेजोनेंस, मुझे पूछा है कि इम्पिडेंस कैलकुलेट करना है, इम्पिडेंस एट रेजोनेंस। और आपको पता है रेजोनेंस कब होता है कोई भी सर्किट में, जो एलसीआर सर्किट है, एलसीआर सर्किट में रेजोनेंस कब होता है? रेजोनेंस कंडीशन वो होती है जब इंडक्टिव रिएक्टेंस और एक कैपेसिटिव रिएक्टेंस बराबर हो जाते हैं, और जब इंडक्टिव रिएक्टेंस कैपेसिटिव रिएक्टेंस बराबर हो जाते हैं ना, तो जो इम्पीडेंस है वो मिनिमम हो जाता है, अपोजिशन मिनिमम हो जाता है, और ये एक्चुअल में मिनिमम होकर आर के बराबर ही आ जाता है। चाहो तो फॉर्मूला देख लेना इम्पीडेंस का, जेड इज इक्वल्स टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी स्क्वायर। एक्सएल एक्सी बराबर है तो वो फैक्टर ही कैंसिल हो जाएगा। ये जो 12 और 13 नंबर का क्वेश्चन है उसमें भी एक्सप्लेन किया है मैंने, इसको देख लेना। तो दैट्स इट, फिर अब इम्पीडेंस कैलकुलेट करने के लिए बोला है, तो प्रॉब्लम ही सॉल्व हो गया कि रेजोनेंस पर जेड मिनिमम आर के बराबर ही हो जाता है, तो इम्पीडेंस कितना आ गया फिर, यानी अपोजिशन मिनिमम है और ये आर के बराबर है, और आर कितना है, 15 ओम। दैट्स इट, ये आ गया फर्स्ट आंसर। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड पूछा है करंट एट रेजोनेंस, करंट एट रेजोनेंस, तो रेजोनेंस में करंट कितना होगा, सिंपल फॉर्मूला यूज कर लो ना, E इज इक्वल्स टू आई आर, ई इज इक्वल्स टू आई इंटू आर, लेकिन आर की बजाय यहाँ पे जेड लेना है। ये देखो, या क्या जेड मिनिमम, क्योंकि नाउ यू नो द सर्किट, करंट कितना आ जाएगा फिर, ई अपॉन जेड मिनिमम। ठीक है, ई कितना है, ई मेंशन किया नहीं क्या, 120 वोल्ट है, क्वेश्चन पढ़ लेना दिखेगा उसमें, 120 वोल्ट डिवाइडेड बाय 5, तो इसको सॉल्व करने पर करंट कितना आ जाएगा, 8 एम्पियर। थर्ड क्वेश्चन, ये हो गया सेकंड का आंसर। थर्ड है रेजोनेंट, अरे रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी तो बहुत ही आसान है यार, एफ आर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट एल सी, दैट्स इट, एफ आर इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 इंटू 3.14 पाई की वैल्यू अंडर रूट एल, एल कितना है, 100 मिली हेनरी है, तो 100 इंटू 10 पावर माइनस 3 हेनरी, तो 100 इंटू 10 पावर माइनस 3, और कैपेसिटर 25 माइक्रोफेराड है, 25 इंटू 10 पावर माइनस 6 फेराड, इसको लिख लो 25 इंटू 10 पावर माइनस 6। दैट्स इट, इसको सॉल्व कर लेना, सॉल्व करने के बाद आंसर आएगा 100.7
हर्ट्ज। ओके, तो ऑलमोस्ट शॉर्टकट में मैंने चैप्टर ही पूरा पढ़ा दिया। ये वाला जो सेक्शन है, लास्ट वाला सेक्शन, ये वाला पूरा करके जाना है। 10, 11, 12, 13, 14 और ये वाले न्यूमेरिकल, ये तो करके ही जाना है, ठीक है। और बाकी जो छोटी मोटी डेफिनेशन है, जैसे कैपेसिटिव रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस, वो भी आती आ रही है एग्जाम के अंदर, वो तो छोड़ के जाना ही नहीं है बिल्कुल भी। तो दैट्स इट, दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। बाकी डिस्क्रिप्शन लिंक में सारी चीजें जो मैंने बताई है वीडियो में, वो मैं डाल रहा हूँ। एंड वन मोर थिंग, प्लीज keep sharing this video with all your student and classmate and friends, so that even they can take advantage of this. Okay, chalo, thank you so much. I'll be soon coming with the next chapter.